इशू आ रहा है जस्ट लेट मी नो, राइट। और अगर ऑडियो के साथ इशू है तो मैं माइक भी यूज कर सकता हूँ। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर आपकी वॉइस जो है थोड़ी कम आ रही है, तो आई कैन यूज द माइक ऑल्सो। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर हेडिंग डाल ली तो गिव मी अ थम्स अप। अगर आप लोगों ने चैप्टर हेडिंग डाल ली है तो थम्स अप देंगे मुझे एक बार, है ना। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करता हूँ माइक को भी। तो अल्टरनेटिंग करंट है ना, कुछ नया नाम आ रहा है आपके सामने, अल्टरनेटिंग करंट। तो कुछ नई चीज है, ठीक है। उसी को समझेंगे कि नया क्या है, मतलब अल्टरनेटिंग ऐसा इसमें क्या खास चीज है कि इसको हमें अल्टरनेटिंग बोलना था, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग? ऐसी चीज जो बदलती रहे, है ना, जो चीज बदलती रहे, जिसका स्वरूप बदलता रहे, जिसका शक्ल बदलती रहे, या जिसका क्या बोलते हैं फीचर्स बदलते रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब भी यही होगा। क्या हो रहा है इसका? अच्छा, कोई इसमें आई बिलीव कोई वो लगा है। मेरा ऑडियो सही आ रहा है बच्चों आप? ठीक है, तो चलो। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहे, अपना मैग्नीट्यूड बदलता रहे। तो अल्टरनेटिंग करंट को लिखेंगे, द करंट ऐसे लिख लो, चेंजेस डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट जहां लिख रखा है चेंजेस डायरेक्शन एंड चेंजेस मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदले, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, अब तक हमने जो करंट देखा था वो कौन सा था बच्चे? व्हाट वाज दैट करंट जो अब तक देखते थे? डायरेक्ट करंट, है ना। हमने ओम्स लॉ यूज किया, हमने अभी तक पढ़े जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें जो करंट की बात आती थी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट करंट, जैसे V इज इक्वल टू आई आर लिखते थे। यहाँ पे I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, V इज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो ये I यूज करते थे, दिस I इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। जब भी हम ओम्स लॉ यूज करते हैं या जब सर्किट में हम करंट निकालते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट डायरेक्ट करंट। अब ये वाला कौन सा है? दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कि ऐसा अलग अलग इनका नाम क्यों हुआ और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो एक बेसिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे। देखो, करंट में तो जो है इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ रहे हो तो सबसे बेहतरीन क्या रहता है, यू सिंपली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। मुझे बताओ ये कौन सा डिवाइस ऐड किया मैंने सर्किट में? ये क्या ऐड किया है अभी? रजिस्टर ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, एक डिवाइस और ऐड करूंगा, वो भी बताना। ये क्या ऐड किया मैंने? सेल। सेल या बैटरी? सेल या बैटरी, ठीक है। क्या हम सेल को ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव? यस सर। कर सकते हैं। करंट करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। करंट। हमें क्या हमारा इसमें ऐसे क्लॉकवाइज टाइप से फ्लो करेगा करंट? यस सर। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात मुझे समझ आ गई। क्या हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का डायरेक्शन बदल रहा है क्या? नो सर। नहीं बदल रहा। क्यों? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो समय के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के चेंज नहीं हो रहे, और हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज। तो हमारा करंट का डायरेक्शन इन द सर्किट इज
सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, क्या हम बैटरी को डिफाइन करते हैं, सेल को डिफाइन करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं उसके साथ वोल्टेज भी, ये बैटरी Yes, 5 sir. वोल्ट की है। तो 5 वोल्ट लिखने का मतलब क्या है कि जो 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ ये 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो क्या रहेगा, वो 5 वोल्ट ही रहेगा, है ना। तो ना तो पोटेंशियल चेंज हो रहा, ना डायरेक्शन चेंज हो रही। तो क्या, अगर मैं बोलूं कि यार ये रजिस्टर आर था, मान लो आर, तो क्या इसमें मैं बोल सकता हूँ कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगा और समय के साथ चेंज नहीं होगा और उसकी वैल्यू होगी वी बाई आर के बराबर, यानी 5/R होगा आपका करंट। क्या मैं बोल Yes, sir. सकता हूँ ये बात? यस ठीक है। तो बच्चे, ऐसा करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो सर्किट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके के करंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात मुझे समझ आ गई। इतनी बात समझ आई तो थम्स अप दो कि सर डायरेक्ट करंट का पंगा तो हमें समझ आ गया कि क्या चीज थी। ठीक है, चलो। क्या अब आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पूछूं तो क्या बता पाओगे, क्या इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? देखो, Negative से positive. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी तो उसमें क्या होते हैं, द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो होंगे वो चार्ज को कैरी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ होता है, अगेंस्ट द करंट, है ना। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन, देखो बच्चे ऐसा हुआ क्यों था, देखो तुम ये जानो कि अजीब सी बात क्यों हो गई कि करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और एक्चुअल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी ना बाद में हुई थी, इसलिए ऐसा हो गया। पहले कन्वेंशनली मान गया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव। जब ये एस्टेब्लिश हो गया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो फिर पता चला, अरे यार चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो फिर माना कि चलो ठीक है, डायरेक्शन को सेम रख लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट हम ये भी बता देंगे साथ में कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से चलेंगे और इस सर्किट में कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ऐसे नेगेटिव से चले और पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे फाइनली। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होगा डायरेक्शन, है ना। क्या इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज करंट का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज है इसमें, और है ना, तो ऐसा है। तो ये तो आपकी कहानी होगी बच्चे डायरेक्ट करंट की। अब देखते हैं इसके साथ साथ एक और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देखना, ठीक वही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये क्या ऐड हो गया अपना, रजिस्टर। Resistor. ठीक है, अब रजिस्टर के बाद रजिस्टर को चलाने के लिए भी कुछ चीज लगानी पड़ेगी इसमें, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, एसी सर जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उनमें कौन सी एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ कौन सी एनर्जी, सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम बात करते हैं ना पोटेंशियल, Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था ना आपने कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। की कोई इनफाइनाइट पे चार्ज रखा हुआ था, उसको पकड़ कर लेके आए पॉइंट आर पर, तो हमने कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन को डिवाइड कर दो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज सिस्टम। यानी दो चार्ज एक दूसरे के आसपास रखे हैं तो उनके आसपास रखे होने मात्र से उनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि या तो रिपेल करेंगे सर वो, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अगर उनको एक कांस्टेंट दूरी पर रखे रखना चाहते हो तो क्या उसके अंदर एक स्प्रिंग जैसी एनर्जी होगी, जैसे स्प्रिंग को अपन एक्सपेंड कर लेते हैं तो छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वर्क डन कर देगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे तो छोड़ोगे तो स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा। तो जिस जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे के आसपास रखे हुए चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, बोलो, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं ना। Yes, sir. और जब हम ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स भी होगा, यानी कि जब एसी सर्किट में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके अपने दो टर्मिनल के अक्रॉस, है ना। क्या हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या होगा,
सेल ही होगा ना। सेल सेल में बहुत सारी टाइप होंगी, जैसे फोटोवोल्टाइक सेल होता है आपका जिसको सोलर सेल बोलते हैं, बायोकेमिकल सेल्स होता है, एल्गी वगैरह से बन सकता है ना, नींबू से बन सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सकता है जिसमें अपन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हो ना, जिसमें ई सेल ई नॉट सेल पढ़ते हो, कैथोड एनोड पढ़ते हो, सॉल्ट ब्रिज पढ़ते हो, ये सारी वो कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अलावा ड्यू टू मैकेनिकल मैकेनिकल कन्वर्जेंस, यानी कि मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी है, उसको चलाने से क्या होगा, जनरेटर हो गया, है ना। जैसे कार में अल्टरनेटर लगा रहता है, गाड़ी में अल्टरनेटर लगा रहता है, शादियों में आपने देखा हो जनरेटर होता है ना। नॉर्मल हम पावर प्रोडक्शन के लिए जनरेटर रखते हैं, तो वहां क्या हो रहा है कि आप किसी शाफ्ट को रोटेट करो और बाद में कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है आपको, राइट। तो सर्किट में अब हमने जो लगाया, ये क्या लगाया, देखो ये क्या है नीचे, अभी इसको ड्रॉ किया है, क्या है बच्चे, दिस इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जैसे ऊपर था वो कौन सा, ये क्या, ये बैटरी भी एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थी, है अच्छा। है ना। जो 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ये सेल जो जुड़ा है, क्या ये भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस 5 वोल्ट सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्किट, ठीक। जब तभी तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गिर जाएगा। जैसे भाई समझो तुम, मान लो मेरे पास ग्लास है, अभी तुम्हें दिखाई देते हैं, मान लो ये ग्लास है मेरे पास, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें से ऐसे पानी गिराना शुरू करूंगा तो क्या पानी नीचे गिरेगा, यस सर। यस गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना, देखो जिस बच्चे को समझ नहीं आता एसी सर्किट समझ आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पानी किसी हाइट एच पर है, ठीक है। तो इसके पास कुछ पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तब ये ऐसे पानी गिरना शुरू होगा तो उसको एक पाथ मिलेगा टू अचीव अ लोअर पोटेंशियल, पानी को एक रास्ता मिलेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कर सकता है, इसलिए पानी फ्लो कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब बैटरी आपके सर्किट में लगी रहेगी तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी के पास एक हायर पोटेंशियल का टर्मिनल होगा, एक लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल होगा। तो चार्ज के पास रास्ता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पे फ्लो कर जाए, है ना, लोअर पे मूव कर जाए। मूव कहाँ करेगा, ये पानी तो मूव किया हवा में, पानी तो मूव किया हवा में अगेंस्ट द ग्रेविटी या अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये यहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा इनटू द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर आपका चार्ज फ्लो करेगा। और कहां से फ्लो करेगा, इन द सर्किट। और सर्किट क्या होता है, जिसमें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगे हों, उसी को बोलते हैं सर्किट, ठीक है। अब ये ऊपर वाले सर्किट में तो था आपका 5 वोल्ट का बैटरी एज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको बोलेंगे, ये भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल है बट इट इज अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट। तो अल्टरनेटिंग कैसा है कि बच्चों सर्कल बनाया और इसमें आपने साइन वेव ड्रॉ कर दिया, साइन फंक्शन होता है ना, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, दिस इज साइन, यस सर। है ना। तो यही साइन फंक्शन आपने अंदर ड्रॉ किया है, इसके इस सर्कल के अंदर ही साइन फंक्शन ड्रॉ कर रखा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो ये आपका एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स में कुछ भी लिख सकते हो, वैसे आइडियली बोले तो एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी एसी वोल्टेज सोर्स बोल सकते हो, एसी करंट सोर्स बोल सकते हो, एसी पावर सोर्स बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिखाई देगा, क्वेश्चन में दिखेगा एसी पावर सोर्स इज कनेक्टेड, एसी सोर्स ऑफ करंट इज कनेक्टेड, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड, तो ऐसा कुछ भी दिखेगा। तो इसको बोल देते हैं एसी सोर्स, है क्या ये, एसी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो ये पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, अब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट को फ्लो तो इस रजिस्टर आर के थ्रू ही करना है, बट यहाँ पर ना करंट के फ्लो की एक कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं रहेगी बेटा, कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं रहेगी, बिकॉज दिस एसी सोर्स विल कंटिन्यूअसली चेंज इट्स डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। जैसे सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं इसकी ना, एसी सोर्स की इक्वेशन क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन लिख देता हूं। जैसे हमने ऊपर वोल्ट लिखा था ना 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पे तो कांस्टेंट था, बट नीचे वाले के लिए तो वोल्ट क्या होगा, वोल्टेज एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन पे फोकस करो, v इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस वोल्टेज, यानी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या वोल्टेज आउटपुट दे रहा है ये एसी सोर्स। देखो इसके भी दो टर्मिनल होंगे ना बेटा, जैसे बैटरी के थे, यहाँ भी एक इसका इधर टर्मिनल हो गया ये,
एक दूसरा ये हो गया, ब्लू कलर से बना दिए। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जैसे हम बोलते थे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 11th में पढ़ा था आपने कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। वी नॉट क्या है, दिस इज पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू रहेगी इसकी, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज, किसी भी समय पर एट एनी टाइम जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो ये वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा टी क्या है यहाँ पे, टाइम, और ओमेगा क्या है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आपको समझ आया कि यार ये सोर्स जो है ये हर समय के साथ साथ अलग अलग वैल्यूज आउटपुट कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलती जाएगी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी तो आउटपुट वोल्टेज जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू वो बदलती जाएगी। अब मुझे बताओ साइन जो है वो कहां से कहां वेरी करता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। -1 से 1। सर -π/2 से π/2। साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 0 0, साइन 180 -1, है ना। तो साइन फंक्शन क्या करता है, -1 से +1 के बीच में घूमता रहता है। अगर हम प्लॉट करें इसको तो देखना, ये आपने वर्टिकल एक्सिस पे साइन थीटा रखोगे और हॉरिजॉन्टल पे थीटा रख लेते हैं, इस पे थीटा, थीटा के साथ साइन थीटा का वेरिएशन, ठीक है जी। तो हम कैसे देखते हैं साइन थीटा का प्लॉट, साइन 0 0 होता है, ठीक है, फिर 90 पे मैक्सिमम, फिर ऐसे। क्या ये साइन फंक्शन है? यस यस सर। सर। तो साइन 0 पर 0, फिर साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, सो 1। हाँ, साइन 180 फिर से 0 हो गया, ठीक है, ये फिर से π/2, फिर साइन 3π/2 क्या हो गया -1 -1, और साइन 2π क्या हो गया फिर 0। से 0। 0। तो आपको यहाँ से पता चला कि यार साइन जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ऊपर 1 और नीचे -1, -1 ठीक है। तो +1 से -1 के बीच में। अब अगर कोई चीज साइन फंक्शन पे डिपेंड करेगी तो क्या वो अपना साइन और डायरेक्शन दोनों चेंज करती रहेगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी हर समय चेंज होता रहेगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही साइन फंक्शन नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं v की वैल्यू पर। जैसे जैसे साइन थीटा, जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू, जैसे जैसे ओमेगा टी की वैल्यू अगर मान लो 0 से पाई के बीच में रहती है, 0 से पाई के बीच में रहती है, तो साइन फंक्शन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। और अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2π के बीच में लाई कर रही है तो फिर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा साइन फंक्शन आपका। तो क्या बोलेंगे फिर हम कि आपका करंट का जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। डायरेक्शन इसलिए चेंज क्योंकि जैसे ही पाई पाई से बढ़ गई ओमेगा टी की वैल्यू, पाई से ज्यादा हुई, तो फिर आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन में, यानी कि ये जो सोर्स था मान लो इनिशियल हाफ साइकिल यानी 0 to π के बीच में अगर ये इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो ऊपर वाला आपका एग्जिस्ट कर रहा था, ये वाला कब एग्जिस्ट कर रहा था, व्हेन 0 to π, और नीचे वाला पाई से 2π, ठीक है। तो जो पावर सोर्स है, जो एसी सोर्स नीचे लगा हुआ है, उसका डायरेक्शन बदल जा रहा है, तो डायरेक्शन बदलने से करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो अगर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो करंट भी वापस दूसरे साइड से फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब ये काम जो है ना, ये अल्टरनेटिंग यानी कि ये स्विचिंग हो रही है, इतनी फास्ट होती है जैसे कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार, 50 बार।
जो आप एसी सोर्स, जो आपके घर पे लाइट आती है, प्लग जो लगा रहता है, जहाँ पे आप फोन का चार्जर लगाते हो, कंप्यूटर लगाते हो, और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हो, वो कौन सा पावर सोर्स है? एसी है कि डीसी है? एसी है। आप सबने सुना होगा कि अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है वहां पे? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में जो सप्लाई आती है दैट इज 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, ये आपका सप्लाई आता है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है बेटा? कि एक सेकंड में कितनी बार बदल रहा है? 50। एक सेकंड में 50 बार आपका जो साइकिल है ना रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक साइकिल ये ड्रॉ कर रखा है मैंने साइन फंक्शन का, कि जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर माइनस में, फिर माइनस से फिर से जीरो, यानी वन साइकिल इज जीरो से 2 पाई, जीरो से 2 पाई, जो थीटा एक्सिस है ना उस पे जीरो से 2 पाई जो है, दिस इज वन साइकिल। इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि एक सेकंड में आपके 50 साइकिल्स पूरे हो जाएंगे, 50 साइकिल्स पूरे हो जाएंगे। तो 50 साइकिल्स अगर एक सेकंड में पूरे हो जा रहे हैं तो कितने बार साइन चेंज करेगा अपना करंट? करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा? मुझे बताओ कि इसमें कितनी बार बदला, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है? सर 2 टाइम। 2 टाइम्स। 4 टाइम। और 50 में 100 टाइम्स हो जाएगा। 100। सर Yes. कितनी देर में? कितनी देर में 100 टाइम्स? 1 सेकेंड। एक सेकंड में। तो कितनी फास्ट स्विचिंग हो रही है, यानी कि हर समय मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज बदलता जा रहा है, और हर एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना? तो हमें पता चला कि बहुत फास्ट स्विचिंग हो रही है। ठीक है जी। तो यानी करंट का डायरेक्शन कभी ऐसे होगा क्लॉकवाइज, तो कभी ऐसे होगा उल्टा। और ये कितनी बार बदलेगा? एक सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा। तो बहुत फास्ट ऐसा स्विचिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, क्या हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ कह सकते हैं, चार्ज के बारे में? चार्ज के साथ क्या होगा? अब क्या चार्ज को एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगा कि चार्ज का डायरेक्शन भी हर समय बदलता रहेगा? चेंज होगा। चार्ज का बदलता डायरेक्शन भी हर समय बदलता रहेगा। तो चार्ज का डायरेक्शन हर समय बदलेगा तो ये चार्ज क्या करता रहेगा? कभी इधर भागेगा, फिर कभी बेचारा वापस भागेगा, तो बस ऐसे ऐसे करता रहेगा। मतलब सर्किट में पूरा घूमेगा नहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं अपना चलता रहेगा। ये कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ठीक है। अब ये चार्ज रेजिस्टेंस के अंदर जो है मूव करेगा, तो उसकी वजह से फिर ये रेजिस्टेंस में हीटिंग भी हो जाएगी, है ना? तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस का रीजन। तो आपको एसी समझ आया, अभी रेजिस्टेंस का रीजन फिर मैं फिर बताऊंगा। एसी समझ आया कि एसी सोर्स क्या होता है? यस। ऐसा सोर्स जो हमेशा क्या क्या बदलता रहे, अपना डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नेटिक एंड मैग्नेट्यूड। डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शुड बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इंडिया में जो आपके घरों में पावर सप्लाई आती है वो ऐसा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इससे कम ज्यादा हो सकता है, बट हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है। ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब देखिए इतनी बात हमें समझ आ गई है, इसके बाद हम और बातें करते हैं। ठीक है। चलो, एक चीज चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे। ठीक है। हेलो यार, मैं क्लास में था, मैं करूँ कॉल थोड़ी देर में? हाँ ठीक। तो हाँ जी, तो अब एक चीज पूछ रहा हूं आपको, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया? Yes, sir. बताओ बेटा, बताओ। So rho L by A. बाय ए। आर इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई। L by A. ठीक है। यहाँ पे रो क्या है बच्चे? रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंडक्टर ना। प्रिज्मेटिक बोले तो मतलब जिसका कांस्टेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहे हर समय। ठीक है। चलो, अब इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक्चुअल रीजन क्या होता है रेजिस्टेंस का? अगर मैं बोलूं कि यार ये जो आपका वो कंडक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है। एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो है रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है? बताया होगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन कर्नल से। बैटरी जोड़ दी मैंने। ठीक है। तो किस वजह से आता है? जैसे मान लो इसमें एटम्स होंगे, रेड कलर के मैं एटम्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
ठीक है बेटा, रेड कलर के एटम्स ड्रॉ हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को छोटू ड्रॉ कर देते एटम से तो छोटे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे बेटा बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? से नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो इधर नेगेटिव से निकलेंगे ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और फिर कंडक्टर में एंटर कर जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर आएंगे पॉजिटिव से, और फिर बैटरी के पॉजिटिव में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा मोशन है तो इनसाइड द कंडक्टर ये ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे रैंडम मोशन से। तो ड्यूरिंग दिस मोशन ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से भी है ना कोलाइड करेंगे, किससे? आयंस से एंड एटम्स से। इनका कोलिजन होगा आयंस एंड एटम्स से। तो अगर मान लो आयनिक सॉलिड होगा तो आयंस होंगे, और ऐसे एटम्स होगा, मान लो मेटेलिक सॉलिड हुआ तो उसमें मेटल्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये सॉलिड कलर के जो रेड में से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर एटम्स। तो इन एटम्स के साथ इनका कोलिजन होगा, एंड दैट कोलिजन विल प्रोड्यूस सम हीट एंड will cause the loss of energy, and that is the reason of the heating and loss of energy in a resistance। तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना, उतना ही हमारे लिए उतना ही क्या बोले, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से याद करो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ पे देखो जैसी लेंथ बढ़ा दूं मैं, अगर ये रेड कलर का कंडक्टिंग ये रोड है, इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स करने पड़ेंगे मूव क्रॉस करने के लिए? है ना भाई, बहुत लंबा रास्ता है जहाँ पे भीड़ है, ऐसे समझो कि भीड़ है, तुम मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ है और 100 मीटर लंबी लाइन है। एक है 50 मीटर लंबी लाइन, एक 100 मीटर लंबी लाइन। तो धक्का मुक्की कौन सी में ज्यादा होगी, कौन से में तुम ज्यादा थक जाओगे? 100 100 मीटर। मीटर वाली। भीड़ तो उतनी ही है ना। भीड़ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टिविटी से। जो लाइन में आप दर्शन की लाइन में लगे हो, तो जो भीड़ है वो डिफाइन हो रही है कि कितनी भीड़ है, दोनों में बराबर भीड़ है तो मतलब सेम रेजिस्टिविटी है, यानी कि सेम मटेरियल है ना, तो सेम भीड़ है। अब लेंथ जितनी लंबी होगी तो उतनी धक्का मुक्की ज्यादा होगी, उतना एनर्जी लॉस आपका ज्यादा होगा, आप ज्यादा थके हुए महसूस करोगे। 50 मीटर में कम, 100 मीटर में ज्यादा। अच्छा ठीक है, क्या चौड़ी लाइन बना दी जाए, लाइन को अगर चौड़ा कर दिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दर्शन करने आसान हो जाएंगे, यानी आप कम थकोगे? यस सर। इजीली रास्ता इजीली मिल जाएगा। चौड़ी लाइन बना दी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आए, यानी बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो अगर चौड़ा रास्ता होगा तो सब लोग एंटर कर सकते हैं और इजीली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दूं, मान लो इतना चौड़ी वायर ना लेके और बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता, ऐसे ले लेता, सेम मटेरियल की वायर रहती, तो क्या इस केस में आपको ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? बिकॉज इट विल प्रोवाइड एन इजियर पाथ फॉर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस, है ना। यस सर। तो ये आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तब आपको भूलोगे नहीं कि रेजिस्ट लेंथ के साथ क्यों वेरी करता है, एरिया से इनवर्सली क्यों। एरिया बढ़ेगा तो इजियर पाथ मिलेगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो ज्यादा लंबा पाथ उतने ही डिफिकल्टी से मूव करना पड़ेगा। और रो क्या है? रो इज द डिफिकल्टी इन मूविंग इन ए पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे तुम्हें पानी में गिरा दिया जाए, अब हवा में तुम दौड़ सकते हो, पानी में तुम्हें दौड़ने में और दिक्कत आएगी, और शहद में डुबो दिया जाए तो तुम दौड़ ही नहीं पाओगे। तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ये कंडक्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, कि किस मटेरियल में मूव करना फॉर द इलेक्ट्रॉन, जितना टफ होगा, जितना डिफिकल्ट होगा, उतना ही रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो रो एल बाई ए, तो तुम्हें ये समझ आया। वापिस आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मैंने खाली आपको 3 चीजें बताई है। पहला कि हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा। दूसरा, डायरेक्शन भी हर समय बदलता रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्या, यहाँ पे तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो बताया वेरिएशन, वो साइनोसोइडल वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर एसी के बारे में बोला जाए, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या वो हमेशा साइनोसोइडल होगा? जरूरी नहीं है, साइनोसोइडल होना जरूरी नहीं है। द ओनली थिंग इज कि इट शुड चेंज इट्स डायरेक्शन एंड इट शुड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं कि उसको अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। फिर उसका एक पर्टिकुलर सब टाइप हो सकता है, जैसे साइनोसोइडल कि भैया टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है, बट कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग? साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो दैट इज साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट।
और वैसे अल्टरनेटिंग करंट इन जनरल बात करो तो मैग्नीट्यूड शुड चेंज, डायरेक्शन शुड चेंज। इतनी बात समझ आई तो थम्स अप दो मुझे, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आएंगे इन पे कंसेप्ट पे वापस जो थोड़ा बहुत है। ये एक क्वेश्चन करते हैं भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। In the following images, classify the current as alternating और नॉन अल्टरनेटिंग। तो पहले देखो करंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एसी जो सोर्स होगा उसको हम बोल सकते हैं एसी करंट सोर्स, एसी पावर सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, है ना। तो सभी की सभी चीजें वेरी करेंगी टाइम के साथ। तो वोल्टेज का मैंने आपको दिखाया था साइनोसॉइडल वेरिएशन। अब करंट का पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी एंड विच इज नॉन एसी। तो दो चीज सर्च करोगे, पहला क्या, डायरेक्शन बदलना चाहिए, दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। तो देखो कौन सा इनमें से एसी है और कौन सा नॉन एसी है। आंसर करो बेटा चैट बॉक्स में। सब बच्चे आंसर करो। चलो बताओ, क्या फर्स्ट वन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नो क्या जो सर। फर्स्ट वन है उसमें डायरेक्शन बदल रहा है? नो सर। खाली खाली मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्योंकि जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर जीरो से फिर मैक्सिमम, है ना। तो वेरिएशन जो है वो पॉजिटिव ही है, जीरो है या फिर पॉजिटिव है, या जीरो है या पॉजिटिव है, या जीरो है या पॉजिटिव है। तो साइन चेंज नहीं हो रहा है बेटा, हमेशा जीरो रह रहा है या फिर पॉजिटिव रह रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे, राइट। ठीक है जी। सेकेंड वन देखो, क्या यहाँ पे साइन और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं? यस सर। है ना, साइन ऊपर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और डायरेक्ट साइन मैग्नीट्यूड तो आपको दिख ही रहा है कि हर टाइम पे चेंज होता जा रहा है। तो क्या सेकंड वन वाले को बोल दूं कि दिस इज एसी? यस। यस सर। थर्ड वन Yes, sir. बताओ, क्या ये एसी है? नो नॉन सर। एसी। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही सीन है बेटा, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन आपका बदल नहीं रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है। तो दो ये भी नॉन एसी है। तो इनमें क्या बोलें कि दिस इज ऑल्सो नॉन एसी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर नॉन अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा मुझे बताओ, इनको नॉन अल्टरनेटिंग क्यों लिखा, क्या ये डायरेक्ट करंट थे? No, sir. डायरेक्ट करंट का क्या बताया था मैंने आपको, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, The same range. सेम। फिक्स रहता है। तो अगर करंट, डायरेक्ट करंट को प्लॉट करोगे तो ऐसा प्लॉट आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम है, ये करंट है। तो क्या होगा इसमें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव रह रहा है हमेशा, और मैग्नीट्यूड भी देखो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है, जो भी वैल्यू रहे, मान लो इसको आई बोल दिया, आई नॉट, तो ये हमेशा आई नॉट ही रहेगा, ये जो वैल्यू है ये आई नॉट ही रहेगी आपकी वैल्यू, बिकॉज दिस प्लॉट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये क्या है, डायरेक्ट करंट आपका ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा एक प्लॉट और ड्रॉ करूं अगर मैं, ध्यान से देखना बेटा। मुझे बताओ ये क्या है, सर एसी। Sir, क्या ये this is अल्टरनेटिंग है कि नॉन अल्टरनेटिंग है? non-alternating. अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दो चीजें बताई, दोनों याद करो। पहला, टाइम के साथ
डायरेक्शन बदलना चाहिए। क्या इसमें बदल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या टाइम के साथ करंट का डायरेक्शन बदल रहा है? Yes, sir. बिल्कुल बदल रहा है यार। क्यों? क्योंकि देखो जी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। क्या टाइम के साथ मैग्नीट्यूड बदल रहा है? Yes, sir. सर यस या नो? सर उसमें तो सर आप क्लियर करो पहले सर। इसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड भी है मैग्नीट्यूड। कर दो, टाइम पीरियड लो, π/2 ले लो सबको ऐसे। नहीं सर, रेंज वाई एक्सिस अगर वो सेम होगा तो कांस्टेंट है। वाई एक्सिस सेम है, ये तो सेम है, इसकी टेंशन मत लो, ये तो सेम है ये वाला। ये मान लो इसको आई नोट और इसको भी आई नोट मान लो, इनके जो टॉप एंड है ना ये माइनस आई नोट। सर आप सेम है। हाँ अब बताओ, क्या ये एसी है कि नॉन एसी है? फिर सर नॉन एसी। बच्चों देखो मैंने आपको क्या बोला, अब ध्यान से सुनना, तुम सब पकड़ पाओगे इस बात को। मैंने बोला आपको कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शुड चेंज विद टाइम, राइट? क्या मैंने ऐसे बोला कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड कंटिन्यूअसली चेंज विद टाइम? मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलना चाहिए, पहली बात। मैग्नीट्यूड समय के साथ लगातार बदलना चाहिए, दूसरी बात। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया? Yes, yes. Yes, sir. जैसे मैं बोलता हूं कि अमर अमर मुड़ रहा था, है ना? अमर, जैसे अमर को जाना है, एक जगह जाना है, तो अमर थोड़ा मूव किया और एक बार टर्न लिया, तो मैं बोलूंगा अमर ने टर्न लिया, ठीक है? या फिर मैं बोलूं कि अमर टर्न लेता चला जा रहा था, यानी कि अमर हर समय मुड़ता जा रहा था, यानी कि किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है? या फिर बोले कि अमर ऐसे मूव किया, एक बार टर्न लिया, तो एक बार टर्न लेने का मतलब कि शुड चेंज द डायरेक्शन, और ऐसे कर्व्ड पाथ पे मतलब शुड चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो इसी को ऐसे यहाँ कोरिलेट करो कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट या पावर सोर्स शुड चेंज, पहली बात। और एक होता है कंटिन्यूअसली चेंज। तो कंटिन्यूअसली चेंज बोला था कि मैंने बोला था कि शुड चेंज? शुड चेंज बोला था। तो समय के साथ डायरेक्शन बदलना चाहिए, बदल रहा है जी। समय के साथ मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, क्या बदल रहा है भाई? पॉजिटिव आई नोट था, फिर माइनस आई नोट हो गया, फिर पॉजिटिव आई नोट था, फिर माइनस आई नोट हो गया। तो बदल तो रहा है, लगातार नहीं बदल रहा। मैं बोलूंगा कि 0 से π/2 तक इसका क्या था? 0 से π/2 कांस्टेंट ये था, वैल्यू फिक्स वैल्यू थी। फिर एकदम से बदल गई, नेगेटिव में चला गया, फिर एकदम से फिर से पॉजिटिव में चला गया, फिर नेगेटिव में चला गया। तो मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है बेटा, लेकिन लगातार नहीं बदल रहा। किसी किसी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे जाकर मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदल रही है। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको भी अल्टरनेटिंग करंट ही बोलेंगे, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन शुड चेंज एंड मैग्नीट्यूड शुड चेंज। तो मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है, और इस पर्टिकुलर टाइप के अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव है ये। कोई पीक वैल्यू तो है ही नहीं। क्या बच्चे? सर आपने बोला था ना पीक वैल्यू भी होती है, पीक वैल्यू है ना। आई नोट क्या है? आई नोट पीक वैल्यू ही तो है। आई नोट पीक वैल्यू ही तो है यहाँ पे। साइनोसोइडल जो था ना, उसमें आप यहाँ पे देखो, साइनोसोइडल में मैंने क्या बताया आपको कि साइनोसोइडल में आपको दिखाई देगा ये पीक वैल्यू है। इसमें भी तो हो सकती है ना। यहाँ पे साइन फंक्शन नहीं होगा, पीक वैल्यू होगी, उसके साथ साइन फंक्शन नहीं होगा, उसके साथ कुछ इंटरवल होगा, उसके साथ इंटरवल होगा। स्क्वायर वेव जो होगा उसका अलग अलग फंक्शन होगा। यहाँ पे साइनोसोइडल वेरिएशन था तो साइन फंक्शन था, लेकिन स्क्वायर वेव होगा तो उसका अलग फंक्शन होगा। पीक वैल्यू तो होगी उसमें भी। पीक वैल्यू क्या है? जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उसी को पीक वैल्यू बोलते हैं। तो उसमें जरूरी थोड़े एक इंस्टेंट पे हो, बहुत सारे इंस्टेंट पे वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे कि आई नोट। कहाँ गया? जो वैल्यू है वो आई नोट है, बहुत सारे इंस्टेंट्स पे है। यहाँ भी आई नोट है, यहाँ भी आई नोट है, यहाँ भी आई नोट है। तो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे है, बहुत सारे टाइम पे भी मैक्सिमम हो सकती है। तो इसको भी बोलेंगे स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट का प्लॉट, ठीक है? अब किसी को डाउट है जितना बताया उसमें? No, sir. सर कोई ऐसा एग्जांपल देना जिसमें वो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड ना चेंज हो।
डायरेक्शन चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड ये यही तो है, वो स्क्वायर वेव भी तो है। नहीं सॉरी, इसमें क्या है डायरेक्शन, यार ऐसा होगा ही नहीं ना, कैसे होगा? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, और डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदल जाएगी तो मैग्नीट्यूड को बोलेंगे ना कि मैग्नीट्यूड बदल गया, वापस तो रिवर्स डायरेक्शन डायरेक्शन। से मैग्नीट्यूड हटा ही दो जब वो क्यों? मैग्नेट कर रहा था। क्यों? सर अगर साइन चेंज होगा तो वो बन जाएगा इसी। देखो बेटा, इस एसी नहीं बनेगा, उसका एक रीजन ये हो सकता है, जो आप परेशान हो रहे हो आपका मन जो विचलित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। देखो मैं एक प्लॉट बताऊंगा, उसको देखो, अगर उससे कुछ आपको समझ आ जाए कि कहाँ गलती हो रही है। देखो मान लो अगर मैं ऐसा प्लॉट कर दूं ड्रॉ, अब बताओ, अब क्या मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करना जरूरी है वरुण? यस सर। थोड़ा अलग हो गया ना ये, यहाँ पे देखो दोनों साइड में इक्वल वो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करना जरूरी है। और दूसरा, मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तो आप केवल इसको डिफाइन कर रहे हो, जब आप इसको यूज करोगे अल्टरनेटिंग को, तो आपको एक्चुअली तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब है ना कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वैल्यू मिल रही है। अभी तो हम खाली करेक्टराइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, हटाएंगे नहीं इसको। ठीक है, अब हमें एसी समझ आ गया, एसी है क्या, डायरेक्ट करंट था वो भी समझ आ गया। ठीक है जी, अब एक बार इस सर्किट को देखो आप, ये वही सर्किट है, इसमें नीचे मैंने क्या किया है, वोल्टेज की जगह ई नोट लिख दिया है। ई को क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने पढ़ा होगा ये सब। तो ईएमएफ है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ या एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो जो ओमेगा आपको बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम था, इन दोनों के प्लॉट को हम एक बोलते हैं, वो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। फेज एक टर्म याद रखो, फेज, इंस्टेंटेनियस फेज होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, ओमेगा टी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इंस्टेंटेनियस फेज। अभी खाली टर्म को समझ लो, धीरे धीरे समझ आएगा कि फेज होता क्या है। इट इज अ डिफरेंस, देखो साइन ओमेगा टी जो है उसके यूनिट क्या होंगे, ओमेगा टी के यूनिट्स क्या होंगे बताओ, ओमेगा और टी का प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चे? ओमेगा के यूनिट क्या होते हैं? रेडियन पर सेकंड, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन आ जाएगा ना बच्चे। साइन का इनपुट क्या होता है, साइन फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जाता है, एंगल, और एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियंस। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियंस। तो ओमेगा और टी जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जो ऐसा जो वो आएगा यूनिट, दैट विल बी रेडियंस, है ना। तो इसलिए रेडियंस है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंगल के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसी को बोलते हैं फेज, फेज डिफरेंस। अभी समझ आएगा तुम्हें धीरे धीरे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फेज मुझे ओमेगा टी से क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस फेज। सिमिलरली जब ऐसा वोल्टेज सोर्स सर्किट में लगाया जाएगा तो उसके एज ए रिजल्ट आपको करंट मिलेगा सर्किट में, मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई इज इंस्टेंटेनियस करंट, आई नोट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा टी आपका इंस्टेंटेनियस फेज है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस थीटा पर पॉइंटिंग है आपका करंट या फिर वोल्टेज, तो उसी को बोलेंगे फेज। ठीक है, अब ये सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई करो, इसको ड्रॉ करो और ये सारी वैल्यूज लिख लो अपने नोट्स में, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एज इट इज, इसको करके अपने नोट्स में और लिख लो, इन वैल्यूज को आप लिख लो, इस डायग्राम को ड्रॉ करो, इन वैल्यूज को लिखो। मैं एक बार खिड़की बंद कर देता हूँ यार, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बड़ी आवाज आ रही है बाहर से। बेटा लिख लिया तो थम्स अप देंगे, है ना, अगर आपने लिख लिया जस्ट गिव मी अ थम्स अप।
कितने बच्चे पढ़ रहे हो, कितने बच्चे, एक बार हैंड रेज करना, स्टूडेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लास, हैंड रेज करो एक बार। हम्म, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो बच्चे अभी नए हैंड रेज किए वो लोग उनका एब्सेंट लगा देंगे, फिर कर लो हाथ नीचे। ड्रॉ कर लिया तो गिव मी अ थम्स अप, और ले लो 30 सेकेंड्स का टाइम, जिनका नहीं हो पाया लिख लो सारी चीजें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके काम आएगा ये डायग्राम। जिन्होंने ड्रॉ कर लिया, जिन्होंने वो हो गया जिनका पूरा, वो ध्यान ये दो कि सर्किट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक एसी सोर्स और दूसरा एक रजिस्टर, एक एसी सोर्स और एक रेजिस्टेंस, ये दो जब जुड़े रहेंगे तभी सर्किट में ऐसा इक्वेशन होगा कि वेरिएशन ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या रहेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी दोनों का फेज जो है वो इंस्टेंटेनियस फेज वो सेम रहेगा, करंट का भी और वोल्टेज का भी। ध्यान से देखो, करंट भी साइन ओमेगा टी पे है और वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी, यानी दोनों के सेम एंगल पे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं करंट एंड वोल्टेज। अभी देखना वेरिएशन आएगा तब समझ आएगा कि फेज एंगल क्या आता है, फिर आपको समझ आएगा। बट इस डायग्राम में खाली आप ये ध्यान रखो कि इस सर्किट को हम बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसमें खाली एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चे, एसी सोर्स मुझे समझ आ गया, ऐसा सोर्स जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर समय बदलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे एसी सोर्स। अब इस एसी सोर्स को ना हम अलग अलग तरीके के सर्किट्स में कनेक्ट करेंगे, इस चैप्टर को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे, तो हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के सर्किट आएंगे। सबसे पहला सर्किट होता है प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ये वाला जिसको अभी हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस है आर, उसके अक्रॉस आपने एक एसी पावर सोर्स या एसी वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, जिसका वोल्टेज बोले तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज प्योरली रजिस्टिव। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसमें खाली एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बोलेंगे प्योरली रजिस्टिव। तो ये एक सर्किट हो सकता है जिसको हम पढ़ेंगे, इसमें वोल्टेज को देखेंगे, करंट कैसे वेरी करेगा, सब देखेंगे इस सर्किट के अंदर, ठीक। फिर दूसरा सर्किट हो सकता है हमारा ऐसे, ये कि एक कॉइल है ना, कॉइल जैसे स्प्रिंग कॉइल है, सोलिनॉइड होता है, जैसे आपने अभी ईएमआई में पढ़ा होगा सोलिनॉइड, तो एक कॉइल है, इस कॉइल के अक्रॉस आपने एसी पावर सोर्स जोड़ दिया, तो एसी पावर सोर्स की तो इक्वेशन वही है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपने जोड़ दिया कॉइल के अक्रॉस, ठीक है, इसको बोल देंगे कॉइल। तो ये क्या कहलाएगी, कॉइल भी नहीं बोलेंगे, कॉइल थोड़ा अलग होता है, कॉइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर, इसको बोलेंगे इंडक्टर खाली, दिस इज इंडक्टर, ठीक है बेटा। तो दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अगर ऐसा सर्किट हुआ तो। और थर्ड सर्किट हो सकता है दैट इज प्योरली, प्योरली बताओ, कैपेसिटर। कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो वोल्टेज का तो सोर्स वही रहेगा, बट आपने खाली एक जोड़ दिया क्या, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्ट कर। ये आपके पास 3 सर्किट होंगे। सबसे पहले प्योरली रजिस्टिव सर्किट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, हमने अभी पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसमें वेरिएशन कैसे आता है, सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं, सब पढ़ लिया। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रजिस्टिव सर्किट, सबसे पहले ये देखेंगे कि एसी वोल्टेज यानी कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा एसी वोल्टेज का सोर्स अगर एक प्योर रजिस्टर के अक्रॉस जोड़ा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। फिर पावर डेवलप्ड इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट की पावर क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड या पावर डेवलप्ड क्या होगा प्योरली रजिस्टिव सर्किट में, कब, व्हेन द एसी सोर्स इज अप्लाइड। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट वोल्टेज बाय फेजर्स, फेजर्स क्या होते हैं, फेज डायग्राम क्या होता है वो समझेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम्स हम एसी वोल्टेज एंड एसी करंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट।
तो अब आगे की कहानी इस सर्किट के साथ पूरी करेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसकी इक्वेशंस को समझेंगे, फेज डायग्राम्स को समझेंगे, ठीक है, ये हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि एसी समझ आ गया, तो एसी के कुछ कुछ बेनिफिट्स है ना, थोड़ा इसको प्रोस्पेक्टिव में डाल लेते हैं हम। दोनों चीजें, तीनों चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ चीजों को कि हाँ सर अब आप बता रहे हो तो चीजें जो है हम कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्लॉट मैंने दिखा दिया बेटा, देखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी एम साइन ओमेगा टी। तो साइन फंक्शन के साथ ऐसे वेरी कर रहा था, तो ये तो प्लॉट हमने देख लिया है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना। अब हम डिस्कस करते हैं कि एसी और डीसी के अंदर विच वन इज बेटर। व्हाट डू यू नो व्हाई वी प्रेफर एसी ओवर डीसी। हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ कुछ डिवाइसेस के नाम बताऊंगा, आप मुझे बताना वो डायरेक्ट करंट का सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कार की बैटरी जो होती है या बाइक की बैटरी जो लगी रहती है, व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ, कौन सा सोर्स है वो, डायरेक्ट करंट की अल्टरनेटिंग करंट सोर्स? बता दो ऐसे अनम्यूट करके बता सर दो। डीसी। डीसी। डायरेक्ट है, क्यों ऐसा डायरेक्ट क्यों बोला, क्यों बोला बच्चे डायरेक्ट करंट? बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि सेल आप लेके आए, निप्पो का सेल खरीद के लाए और बोलो कि जब मैं लाया था तो पॉजिटिव टर्मिनल ये था, थोड़े दिन बाद वो बदल के अपोजिट, ऐसा तो नहीं होता। तो फॉर सेल, फॉर फोटोवोल्टेइक सेल, फॉर बैटरीज, वो सभी क्या करते हैं, उनका हमेशा टर्मिनल का पोलैरिटी जो है वो सेम रहती है, दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्ट करंट का सोर्स, ठीक है। अच्छा, जो घरों में पावर आती है आपने बताया वो क्या है, एसी पावर, सर एसी। एसी, ठीक है। फोन आपका जो चार्ज होता है, फोन को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर लगाना पड़ता है, तो चार्जर के आउटपुट पे कौन सा पावर है, एसी की डीसी? तो एसी। सर डीसी। डीसी। सर डीसी। डीसी क्यों? क्योंकि फोन के अंदर लगी हुई बैटरी को चार्ज करना है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कौन सा सोर्स चाहिए, डीसी चाहिए कि एसी चाहिए? डीसी। अगर बच्चों अगर एसी से ही चार्ज हो जाता तो हम बैटरी के बीच में क्या लगाते हैं? अभी आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा ईएमआई के अंदर, ट्रांसफार्मर पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। तो वो तो फैक्टर नहीं, है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है ना लास्ट, बिल्कुल जस्ट टॉपिक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट यूज करके अभी आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में। तो अभी समझो कि अगर बैटरी को चार्ज करना है तो आपको डीसी चार्जर चाहिए, है ना। इसलिए आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदते हैं तो उसके लिए चार्जर लगता है ना, फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर। आप सब जो बच्चे गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो क्या डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाती हैं, बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट का चार्जर चाहिए आपको टू चार्ज द बैटरीज, ठीक है। तो इसलिए जब फोन का आपको बोल रहे हैं चार्जर, तो वो डायरेक्ट करंट आउटपुट पे, इनपुट पे एसी, ठीक। अब मुझे बताओ कि अच्छा वाला कौन सा है, एसी अच्छा है कि डीसी अच्छा है? एसी बढ़िया है कि डीसी बढ़िया है? विच वन इज बेटर, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्ट करंट, कौन सा अच्छा है? ट्रैवलिंग में तो एसी चाहिए, दूर ले जाने के लिए। किसमें अच्छा, किसमें एसी सही है? दूर ले जाने के लिए, जब मतलब लॉन्ग टाइम, लॉन्ग 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 दूरियों पे अगर ट्रांसमिट करना है पावर को तो एसी सही है, ठीक है। चलो क्यों सही है बच्चे? वरुण, वरुण बस क्यों याद था अच्छा याद था, ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, अभी आप बताओ कि कुछ कुछ काम हमारे एसी से होते हैं, कुछ कुछ डीसी से होते हैं, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इनमें से कोई एक सही है? दोनों ही सही है ना भाई। घर का पंखा एसी से चलेगा, फोन चार्ज होगा डीसी से, तो हमें तो दोनों चाहिए, हमें तो पंखा भी चाहिए और फोन भी चाहिए। तो हमारे लिए दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अल्टरनेटिंग के कुछ फायदे, डीसी के कुछ फायदे, ठीक है। डीसी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बच्चों डीसी को हमें ना सिंपल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरीज के रूप में स्टोर कर सकते हैं डीसी एनर्जी को, डायरेक्ट करंट की जो जो एनर्जी है डीसी सोर्सेज इजीली जनरेट किए जा सकते हैं, जैसे इसीलिए हमारी जितनी भी बैटरीज है, जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं एनर्जी के, वो डायरेक्ट करंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी एसी क्या है, एसी का फायदे क्या क्या है वो अब पढ़ेंगे। डीसी के तो हमें फायदे पता है कि इजी टू स्टोर, इजी टू रिट्रीव, सब ये बेनिफिट है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, जैसे सिंपल सा फोन है, अब इस फोन के अंदर छोटी सी बैटरी लगी है, वही इसको चलाएगी, बढ़िया चलेगा ये, तो दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू डायरेक्ट करंट। अब एसी के फायदे क्या क्या हैं, वाई डू वी प्रेफर एसी ओवर डीसी?
तो ये देखो इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्टिबिलिटी। इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे इजीली इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो आपको बताऊं कि आपके घरों में जो एनर्जी आती है, आपके घरों में बिजली आती है, तो उस घरों के पास कहीं नुक्कड़ चौराहे के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, देखा है आपने? Yes, sir. बिजली के खंभों पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। अब वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? दैट ट्रांसफार्मर इज डिक्रीजिंग द वोल्टेज। आपके घरों में आ रही है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और दूर बिजली बोर्ड से, है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आ रही है आपके पास 11,000 वोल्ट। तो ये पॉसिबल ऐसे 11,000 से 220 वोल्ट पर कन्वर्जन इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ये अल्टरनेटिंग करंट था, मैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबिलिटी था। ईएमआई अभी आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट यूज होगा एसी ट्रांसफार्मर के अंदर। वहां पर 11,000 वोल्ट से घटाकर 220 वोल्ट पे कर दिया गया इसको। तो दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ये अल्टरनेटिंग करंट था। डायरेक्ट करंट होता तो डायरेक्ट करंट में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है? बताओ नो सर। यार। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने अभी पढ़ा है, चलो एक दो चीजें उसके बारे में बताओ मुझे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता कब है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है? जब क्या होगा? देयर विल बी सम एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तभी बोलेंगे ना कि देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, तभी तो बोलते हैं कि इंडक्शन हो गया। बोलो। यस सर। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा? जब करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस। करंट आपका प्राइमरी कॉइल में बदलेगा, तो एज ए रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल चेंजेस। ड्यू टू दिस चेंज इन द प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस, एंड दैट ड्यू टू दैट चेंजिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी को क्या बोलते थे? म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब ये पॉसिबल, ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग करंट। लेकिन अगर प्राइमरी कॉइल पे आप बैटरी जोड़ दोगे तो बैटरी का तो कांस्टेंट करंट रहेगा ना, बैटरी तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, करंट का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अगर करंट फिक्स्ड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल चेंज ही नहीं होगा, कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं अचीव होगा, और देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये तभी होते हैं व्हेन देयर इज सम ट्रांजिएंट वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट आपका सर्किट के अंदर बदलता रहे। और करंट बदलते रहने के लिए एसी सोर्स होना चाहिए कि डीसी सोर्स होना चाहिए? कौन सा सोर्स? एसी सोर्स। एसी सोर्स होगा तभी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, जब भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, सारी कहानी तभी होगी, तब आपका एसी होगा, ठीक है। डीसी में थोड़े बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, जब वो करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, बट फॉर अ वेरी ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड, इतनी देर के लिए हो सकता है डायरेक्ट करंट में। एसी में आपका क्योंकि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो आपकी ऐसे अचीव इंडेफिनेटली आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर जो इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्टिबिलिटी है ड्यू टू ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये होगा एसी के केस में, पहला केस। दूसरा, बोलोगे कि सर ये पावर को कन्वर्ट ही क्यों करना पड़ा, आपने 72,000 बोल दिया, 11,000 बोल दिया, तो ये वोल्टेज कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? तो आप सबने पढ़ा होगा कि हीट लॉसेस होते हैं ना, क्या होता है? आई स्क्वायर आर, है ना। तो करंट को कम करना है हमें, हमें करंट को कम करना है, और पावर होती है P इज इक्वल टू वी आई। फॉर ए गिवन पावर, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ पावर, हमें करंट को कम करना है, तो क्या करेंगे? वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रांसमिट कर रहे हैं एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हम हायर वोल्टेजेस पे उसको ट्रांसमिट करेंगे, हायर वोल्टेजेस पे। क्यों करेंगे? जस्ट टू मिनिमाइज द करंट इन द सर्किट। और उस करंट को मिनिमाइज करने की वजह से क्या होगा? जो आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं, जिनको जूल जूल हीटिंग लॉसेज बोलते हैं या आई स्क्वायर आर टी बोलते हैं कई बार, तो ये लॉसेज आपके क्या हो जाएंगे? दीज लॉसेज विल बी मिनिमाइज्ड। तो ये लॉसेज आपके कम होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे एज एंड व्हेन यू इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो इसलिए क्या होता है? पावर जनरेट हुई मान लो 3000 वोल्ट्स पर, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 72,000 वोल्ट्स, इतना बढ़ा दिया कि अब करंट जो होगा सर्किट में वो कम से कम होगा, ठीक है। करंट कम से कम होगा तो पतले वायरों से ज्यादा पावर ट्रांसमिट की जा सकती है, बहुत दूरी तक ट्रांसमिट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे।
तो क्या होगा, ट्रांसमिशन लॉसेस इन द पावर लाइंस विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ एसी। तो एसी के लिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जैसे अभी आयुष बता रहा था, वरुण बता रहा था शायद, वरुण, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम पावर को ले जा रहे हैं, तो इट इज मोर इजिली done with the help of alternating current, because in alternating current we have a possibility to use the concept of mutual inductance to increase or decrease the output voltages of the output या input voltage of the system, जो with the help of a transformer। अभी ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ा दे, यानी इनपुट पे 3000 था, आउटपुट पे 72000 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप, यानी वोल्टेज अप करने वाला ट्रांसफार्मर। और घर के पास लगा रहेगा वो क्या करेगा, 11000 से घटाकर 220 कर दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं नेबरहुड ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन वोल्टेज, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये कहानी होती है विद द हेल्प ऑफ एसी ओनली। चलो, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन। इकोनॉमिक ट्रांसमिशन मतलब क्या हुआ कि बिजली जो आपका वो है बिजली बोर्ड है, या फिर जो आपके एनर्जी डिस्कॉम्स होती है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उन्होंने मान लो 1000 वाट पावर भेजी और 800 वाट रास्ते में ही खो गई, तो क्या उनका फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप तो 200 वाट के लिए पे करोगे ना, आप बोलोगे यार मैंने तो 2 पंखे चलाए हैं खाली, तो आप तो 200 वाट के लिए पे करोगे, और उस 200 वाट को आपके घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 800 वाट एनर्जी यहाँ लॉस कर दी, यानी इन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर एज अ हीट लॉस, जो क्या बोला बता था, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो इनमें अगर इतना 800 वाट लॉस हो गया तो क्या फिर कोई फायदा होगा उनको? नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हाई वोल्टेजेस पे उसको कर देते हैं, तो आई कम हो जाएगा। तो फिर मान लो उन्होंने 1000 वाट भेजे तो आप तक आ जाएंगे 950 वाट, है ना, 50 वाट फिर भी लॉस होगा, बट इट इज ए मच बेटर कंडीशन कि 1000 वाट भेजे और 950 आप तक पहुंच गए, है ना। तो एटलीस्ट लॉसेस को मिनिमाइज कर लिया। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दिस इज वाई वी प्रेफर अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। मोस्टली ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, अदरवाइज तो फिर एसी की वजह से हमें अलग अलग चीजें भी लगानी पड़ती हैं सर्किट के अंदर टू कन्वर्ट डाउन, चार्जर जैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट होता है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ। तो ये वो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। आर इज द रेजिस्टेंस, V is the voltage source, V is equal to V naught sin omega t या फिर Vm sin omega t, where Vm is called as क्या बोलते हैं, Vm या V naught, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोलते हैं किसको, Vm या V naught को। तो V naught और Vm एक ही चीज है, तो ये हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट खाली एक रेजिस्टेंस और उसके साथ एक एसी पावर सोर्स जुड़ गया है। अब देखो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये होगा। करंट जो है सर्किट के अंदर, करंट का इक्वेशन मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा? I equals to I naught sin omega t। I is equal to I naught sin ओमेगा टी। और एक चीज और बताई थी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा क्या रहता है, फेज सेम रहता है, यानी ओमेगा टी इज सेम फॉर साइन वोल्टेज एंड करंट। तो जो फेज है ना, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा है दोनों में, तो दे आर एट सेम फेज। तो जैसे जैसे वोल्टेज मैक्सिमम होगा ठीक उसी समय पर करंट भी सर्किट में मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे वोल्टेज जीरो होगा ठीक उसी समय पर करंट इन द सर्किट भी जीरो होगा। जैसे जैसे वोल्टेज मिनिमम वैल्यू पे जाएगा ठीक उसी समय पर करंट भी अपनी मिनिमम वैल्यू पर रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं हम ना सर्किट के अंदर, किरचॉफ्स लॉ लगा के इसका फाइनल डेरिवेशन देख लेते हैं किधर है। ये रहा, एक एक स्टेप ऐड हुआ है ना, तो इन स्लाइड्स को मैं रिमूव कर दूंगा। इन स्लाइड्स का कोई यूज नहीं है, इसमें एक एक स्टेप ऐड हो रहा है। तो जो फाइनल में नोट शेयर करूंगा तो ये स्लाइड्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। आपको खाली जो फाइनल स्लाइड है वो पढ़ना है, ये वाला। ठीक है बच्चा, एक ही टाइम पर IM एंड VM होंगे, यानी IM और VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक ही समय पर अचीव होंगे सर्किट में। जैसे मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वोल्टेज सोर्स सर्किट में वोल्टेज दे रहा है VM के बराबर,
तो उसी समय सर्किट में जो करंट रहेगा दैट विल बी IM, उसी समय करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन यहाँ पे दिया जाता है, वोल्टेज का क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाते हैं, वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन द रजिस्टर। इसी को फिर हम लिख के वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी तो हमारा है VM साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज ड्रॉप इन द रजिस्टर क्या है, IR। फिर इसी को किया I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी बाई R, तो V मैक्सिमम बाय R इज इक्वल टू I मैक्सिमम, है ना, V मैक्सिमम बाय R इज इक्वल टू I मैक्सिमम, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। ये यूज करके हम लिख सकते हैं करंट एट एनी इंस्टेंट I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इक्वेशंस लिख लो आप। क्या लिखोगे, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, 3 इक्वेशन लिखो, हेडिंग डालो AC वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जो सबसे ऊपर हेडिंग लिखी है ना, AC वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये सर्किट ड्रॉ करो, उसमें ये वोल्टेज लिखो, और यहाँ पर लिख लो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, और साथ में IM को लिख लो ये वाला, IM इज इक्वल टू VM बाई R। ये नोट डाउन कर लो और फिर मुझे थम्स अप दो जो बच्चे लिख लो।